हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों हमारी जो बायोलॉजी चल रही थी उसको हम कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो हम देखेंगे आनुवांशिक शब्दावली, यानी कि जो आपका जेनेटिक्स जो चैप्टर है उसमें कुछ शब्द आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में। हालांकि मैंने पिछले जो वीडियो हुआ था हमारा उसके अंदर 3-4 के बारे में देख लिया था, लेकिन आज हम फिर से उनको देख लेंगे क्योंकि गाइज ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 18-20 आपके शब्दावली हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नया अपडेट जो आपको मिले उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो है आपका जीन क्या होता है। देखिए जीन के बारे में आपने सुना होगा, तो देखिए जीन क्या होता है मैं आपको आज बहुत ही आसान भाषा में जो पूरे के पूरे आपके शब्द हैं उनको यहाँ पर व्याख्या करने वाला हूँ, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। देखिए जीन क्या होता है, जीन वह कारक होता है, वह फैक्टर होता है जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है। एक लक्षण का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके कोई पिता है, अब उसका पिता का मान लीजिए हाइट है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी हाइट अपने बेटे में जाएगी या नहीं जाएगी, मतलब उसका बेटा लंबा पैदा होगा या बोना पैदा होगा। ये आपके डिपेंड करता है जीन के ऊपर। यानी कि जीन है ना वो उस लक्षण को लेकर जाएंगे आपके पिता से लेकर पुत्र में, है ना। तो जीन क्या होते हैं, वे कारक होते हैं, वे फैक्टर होते हैं जो किसी लक्षण को नियंत्रित करते हैं, है ना। ये आपके जीन होते हैं। जीन क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको लेकर जाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मेंडल के द्वारा जो आपका उपयोग लिया गया था कारक, जो फैक्टर था मेंडल ने जो अपने प्रयोगों में लिया था उसका नाम था आपका जीन, और जो जीन नाम था उसको आपके जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। तो अगर आपसे इस पूछ ले कि मेंडल ने अपने जो नियम दिए थे उसमें जीन शब्द, है ना, उसके बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया था, वो शब्द किसने दिया था, जीन, तो आपका जोहानसन नामक वैज्ञानिक था जिसने जीन के बारे में बताया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपकी आनुवंशिकता की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो जीन होती है वो आपकी जेनेटिक्स की मूलभूत इकाई होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई आपका जीन होते हैं, है ना, उनका कार्य क्या होता है। ये उल्टा पूछ लिया जाता है कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर कौन जाता है। तो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो लेकर जाता है वो आपके जीन ही होते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया भाई आपका जीन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो जीन आपके मुख्य रूप से डीएनए के बने होते हैं और डीएनए में आपके पाया जाता है प्रोटीन। तो ऐसे भी बोल सकते हैं भाई जीन वो आपके होते हैं वो प्रोटीन के संश्लेषण की में हेल्प करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दूसरा हमारा जो है उसको बोलते हैं युग्म विकल्पी। अब ये युग्म विकल्पी होता क्या, इसको बोलते हैं अलेलोमोट्रोप, ठीक है, इसको बोलते हैं अलेलोमोर्फ्स, ठीक है, अलेलोमोर्फ्स इसको बोलते हैं, मोर्फस, अलेलोमोर्फस, ठीक है। अब देखिए ये क्या चीज़ होती है, तो देखिए कोई भी आपका एक लक्षण होता है ना उसके दो विकल्प होते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊं, तो मान लीजिए कोई पिता, अब उसका कोई पुत्र पैदा हुआ, तो पिता जो पैदा हुआ तो पुत्र के अंदर उसके दो लक्षण आ सकते हैं। मान लीजिए पिता की लंबाई की अगर बात करें, पिता की लंबाई, तो हो सकता है कि उसके जो पिता की लंबाई है वो पुत्र के अंदर या तो उसका पुत्र लंबा पैदा होगा या बौना पैदा होगा, ठीक है। अगर कलर की बात करें, मान लीजिए पिता गोरा चिट्टा है ना, तो अगर उसका गुण हो सकता है कि पिता गुण बेटे में जाए तो गोरा चिट्टा रंग हो सकता है या उसका काला कलर भी हो सकता है। तो एक जो भी लक्षण होता है ना, एक जो भी कैरेक्टर होता है उसके दो आपके विकल्प होते हैं, ठीक है, उन्हें ही क्या बोलते हैं, उन्हें हम युग्म विकल्पी बोलते हैं। यानी कि किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी मतलब एक दूसरे के विपरीत जो स्वरूप होते हैं उन्हें युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी पेड़ पौधे हैं, उनकी हाइट को इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, जो आपका मटर का पौधा था वो आपकी दो प्रकार का मटर का पौधा बना था। अगर वो लंबा पैदा हुआ था तो उसे बोलते हैं लंबापन, अगर वो बोना प्राप्त हो तो उसको बोलते हैं बोनापन। तो टी होता है कैपिटल टी, वो आपके होता है भाई आपका लंबापन है, और अगर स्मॉल टी है उसको बोलते थे बोनापन। तो ये आपके होते हैं युग्म विकल्पी। अगला जो है वो होता है समयुग्मजी। अब देखिए समयुग्मजी क्या होता है, तो अभी हमने जो युग्म विकल्पी देखा था ना, तो अगर उसके जो दोनों ऑप्शन है ना, वो अगर समान है ना,
यानी कि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म हैं, युग्म जो पेयर हैं दोनों के दोनों, वो क्या है, समान है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समयुग्मजी, यानी कि होमोजियस। क्या बोलेंगे, होमोजियस। यानी कि अगर आपके दोनों कैपिटल टी हो या आपके दोनों स्मॉल टी हो तो इसको बोलेंगे समयुग्मजी, मतलब दोनों क्या है, समान है। अगली जो परिभाषा है वो हमारी है विषम युग्मजी, यानी कि हेटेरोजियस। अब देखिए हेटेरोजियस क्या है, मतलब आपका अभी हमने जो विपर्य से लक्षण देखे थे, अगर उनमें आपके क्या है, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जनक हैं, है ना, उनके जनक जो हैं वो नियंत्रित करने वाले जोड़े हैं, उसमें दोनों युग्म विकल्पी हैं, वो क्या है, आपके असमान है, यानी कि अलग अलग है। मान लीजिए ये आपके इस प्रकार से लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो देखिए ये तो आपका लंबा है, ये आपका बोना है, तो दोनों को कॉम्बाइन कर दिया, यानी कि आपका ये जो पेयर बना है इसमें आपके क्या है, दोनों आपके स्मॉल टी है, एक छोटा टी है, तो दोनों आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने है जो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था। अब देखिए हम देखते हैं लक्षण प्रारूप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप। तो देखिए लक्षण प्रारूप होते क्या हैं, देखिए लक्षण का मतलब हमने किसी चीज को देखा और बाहर से हमको वो कैसी दिखाई देती है, उसे बोलते हैं उसका लक्षण प्रारूप। क्या बोलते हैं उसको, लक्षण प्रारूप, यानी कि फोनोटाइप। देखिए किसी सजीव की बाहरी जो संरचना होती है उसको लक्षण प्रारूप कहा जाता है। क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। अगर मैं आपको दे दूं, बताइए आपको लंबाई के लिए मैंने टी लिख दिया है ना, अगर मैंने लंबाई के लिए दोनों कैपिटल टी लिख दिया, तो बताइए ये इसका लक्षण प्रारूप है, वो क्या है। तो देखिए लक्षण प्रारूप यानी इसको देखकर हम क्या पता लगा सकते हैं, इसको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि भाई पौधा क्या है, लंबा है, मतलब दोनों टी आ रहे हैं, मतलब आपका पौधा तो क्या है, लंबा है। दूसरा भाई वो कैसा है, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है। तो समयुग्मजी का मतलब अगर दोनों समान है तो समयुग्मजी, अगर दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी। तो देखिए अगर कैपिटल टी दोनों आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे भाई, कैपिटल टी का मतलब लंबा, तो लंबा तो सही है, लेकिन आपका अगर दोनों समान है उसे क्या बोलेंगे, समयुग्मजी। तो ये आपका पहले वाला है। दूसरा वाला क्या है, अगर आपको ऐसे दे रखा है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसे आप क्या बोलेंगे कि भाई लंबे तो सारे के सारे हैं, है ना, लंबे तो हैं, है ना, क्योंकि अगर कैपिटल टी जहाँ भी आ गया ना तो आपको ये मानना है कि पौधा लंबा तो है। ठीक है, बोना नहीं देखना उस टाइम पे। लेकिन ये जो जोड़ा है ना, ये आपके क्या है, विषम युग्मजी। विषम युग्म मतलब क्या है कि भाई दोनों इसमें जो पेयर हैं वो दोनों क्या है, अलग अलग है, एक टी है, मतलब एक बड़ा टी है, एक छोटा टी है, दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इस प्रकार से ये आपका होता है लक्षण प्रारूप, यानी कि किसी सजीव की बाहर से दिखने वाली जो संरचना होती है उसको लक्षण प्रारूप कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं जीन प्रारूप क्या होता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में कई बार पूछा गया था जीन प्रारूप। तो देखिए जीन प्रारूप क्या होता है, किसी सजीव की आनुवांशिक जो संरचना होती है ना, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बोलते हैं उसका जीन प्रारूप, कि भाई वो आनुवांशिकता कैसी है उसके अंदर। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कैपिटल टी है, इसके बारे में इसका जीन प्रारूप बताइए कि इसका जीन प्रारूप क्या है, तो क्या कहेंगे कि ये आपके शुद्ध लंबे हैं। क्या बोलेंगे, ये आपके शुद्ध लंबे हैं, यानी कि आपका प्योर टाल है, ये आपके शुद्ध लंबे हैं, यानी कि किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं कि भाई ये आपका स्मॉल टी है, इसके बारे में आप बताइए, तो क्या बोलेंगे, ये आपके शुद्ध बोने हैं। क्या है, शुद्ध बोने। ठीक है, यानी कि आपका जो बोने हैं वो बिल्कुल शुद्ध है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। लेकिन तीसरा अगर मैं आपको बोलूं कैपिटल टी स्मॉल टी, भाई इसका आप जीनोटाइप बताइए, इसका आप जीन प्रारूप बताइए, तो इसे क्या बोलेंगे कि भाई आपके लंबे तो हैं, जहाँ भी टी आ जाए ना तो आपको ये समझना है भाई लंबे तो हैं, लेकिन क्या है, आपके अशुद्ध है। कैसे हैं, अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध लंबे हैं। ठीक है, यानी कि आपका पूरी तरह शुद्ध नहीं है। तो ये आपका होता है जीन प्रारूप। तो आपको ध्यान रखना है जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप के अंदर दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम सीधे जो भी अब आपके जो बचे हैं ना, बहुत ही सीधी शब्दावली है। आप जो शब्द है ना बहुत ही सिंपल से हैं, यही आपके थोड़े से कठिन थे। तो देखिए पहला जो हम देखते हैं वो उसको बोलते हैं जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी क्या होती है, तो संतान उत्पन्न करने के लिए जिन पेड़ पौधों के बीच संकरण कराया जाता है ना, उन्हें जनक पीढ़ी कहा जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर दो अलग अलग
जाति के पेड़ पौधे हैं। एक आपका इस प्रकार का एक पेड़ है जो आपका पूरी तरह लंबा है, एक दूसरा पेड़ है जिस आपका पूरी तरह बौना है। अगर मैं इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाता हूँ, है ना, तो मान लीजिए इससे तो हमको मिलेगा कैपिटल टी, इससे हमको मिलेगा स्मॉल टी, और दोनों आपस में क्रॉस करके कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक आपके नई जाति का निर्माण हो गया, नई संतति का निर्माण हो गया। तो इसमें जो भाग लेते हैं ना ये दोनों, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनको क्या बोलते हैं, जनक पीढ़ी, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण कराया जाता है, जिनका क्रॉस करवाया जाता है, उन्हें जनक पीढ़ी बोलते हैं, पेरेंटल आपके जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला क्या है कि भाई F1 पीढ़ी किसे कहते हैं। ठीक है, F1 पीढ़ी किसे कहते हैं, तो देखिए आपके मान लीजिए ये एक पौधा है और ये दूसरा पौधा है, इन दोनों के बीच क्रॉस करवाना, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा कैपिटल टी और यहाँ से मिलेगा मेरे को स्मॉल टी। तो ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे और यहाँ बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो प्राप्त होना, पहली बार जो पौधे प्राप्त होते हैं ये, इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी। यानी कि जनक जो होते हैं, दो जनक होते हैं, उनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी, जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है ना, उसको बोलते हैं आपका F1 पीढ़ी। ठीक है, शुरुआत में जो आपकी पीढ़ी प्राप्त होगी उसको बोलते हैं आपका F1 पीढ़ी। यानी कि जब आपके जो जनक होते हैं उनके बीच क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसको बोलते हैं आपके F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलेलियल जनरेशन। ठीक है, F2 पीढ़ी क्या होती है, सेकेंड फिलेलियल जनरेशन। ये क्या होती है कि F1 पीढ़ी है, उसका संकरण जब कराएंगे तो उससे जो नई पीढ़ी प्राप्त होगी उसको क्या बोलेंगे, आपका F2 पीढ़ी। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए ये आपका था शुरुआत के जनक पीढ़ी, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों में, इससे मेरे को मिलेगा कैपिटल टी ओनली, इससे मिलेगा स्मॉल टी ओनली। तो इनके बीच जब मैंने क्रॉस करवाया तो मुझे मिल गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो पीढ़ी आई है ये तो क्या है, F1 पीढ़ी, है ना। गाइज अगर मेरे पास बोर्ड होता तो आपको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाता हूँ। देखिए ये जो होती है ना, ये आपकी F1 पीढ़ी हो गई, कौन, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर इनके बीच वापस से क्रॉस करवा दे, ये F1 पीढ़ी है, ये भी F1 पीढ़ी है, अगर इनके बीच वापस से क्रॉस करवा दे तो अब जो प्राप्त होगा ना, देखो ये कैपिटल टी कैपिटल इससे क्रॉस करेगा तो ये कैपिटल टी बनाएगा, ये कैपिटल टी इससे बनाएगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, ये स्मॉल टी इससे क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा, और ये स्मॉल टी इससे क्रॉस करेगा तो स्मॉल टी बनाएगा। तो ये जो प्राप्त हुआ है ना, इसको बोलते हैं आपका F2 पीढ़ी। तो आपको समझ आ गया कि F1 पीढ़ी का जब संकरण कराया जाता है तो जो आपकी पीढ़ी प्राप्त होती है उसको बोलते हैं आपके F2 पीढ़ी। चलिए अगला देखते हैं, वो होता है आपका प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण क्या होता है, देखिए प्रभावी लक्षण वो लक्षण होता है जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं। मान लीजिए एक पिता है जिसकी हाइट है बहुत ज़्यादा है ना। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से, एक पिता है ना, एक फादर है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, एक माता है जिसकी हाइट क्या है, बहुत ही कम है। दोनों के बीच क्रॉस हुआ तो जो नई संतति प्राप्त हुई, नई संतान जो प्राप्त हुई, अब ये संतान अगर इसमें पिता की लंबाई ऐड हो गई, है ना, अगर पिता की लंबाई ऐड हो गई तो पिता की जो लंबाई हो गई वो क्या होगी, प्रभावी लक्षण। मान लीजिए अगर जो नई संतान पैदा हुई है वो आपके बेटे के, वो आपका जो पिता था उसकी हाइट उसके अंदर आ गई, तो क्या बोलेंगे कि प्रभावी लक्षण क्या हो गया कि पिता की जो लंबाई है वो क्या होगा, प्रभावी लक्षण। लेकिन वो माता की जो आपकी लंबाई है वो आपके संतान में नहीं आई तो उसे क्या बोलेंगे, अप्रभावी लक्षण। तो बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, वे लक्षण, वे कैरेक्टर्स जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव दिखाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आपके प्रभावी लक्षण। क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण। और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मान लीजिए एक माँ है जो आपकी उसका कलर क्या है, आपका अच्छा है, गोरी है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, और आपका पिता है वो क्या, काला है, पिता क्या है, काला है। अब मान लीजिए आपका जब उसका बच्चा पैदा हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ, काला प्राप्त हो गया, ठीक है, उसका जो बच्चा है वो ब्लैक डार्क कलर का पैदा हो गया, तो हम क्या कहेंगे भाई जो माता का जो कलर है वो उसके बेटे के अंदर नहीं जाएगा, नहीं गया ना, तो उस स्थिति में जो माँ हो गई, माँ का जो कलर है वो क्या होगा, अप्रभावी। क्या होगा, अप्रभावी। और पिता का रंग बेटे में आ गया तो पिता का रंग क्या हो गया, प्रभावी लक्षण। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रभावी और अप्रभावी आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं एक संकर, जो आपका संकरण होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए यानी कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है वो क्या होता है, यानी कि एकल संकरण, है ना, एकल संकरण भी इसको बोला जाता है। अब देखिए एकल संकरण क्या होता है,
ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए हम किसी पीढ़ी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, हमने पिता वाली पीढ़ी का अध्ययन किया, दादा वाली पीढ़ी का अध्ययन किया और बेटा वाली पीढ़ी का अध्ययन किया, है ना, बेटा वाली। तो हमने ये अध्ययन किया ग्रैंडफादर, फादर और उसका सन, 3 पीढ़ियों को मान लो हमको 3 पीढ़ियों का अध्ययन करना है। तो अगर हम एक बार में एक ही लक्षण को देखें कि उसका दादा था उसकी लंबाई कैसी थी, उसका पिता था उसकी लंबाई कैसी थी, उसका जो बेटा उसकी लंबाई कैसी थी, यानी कि अगर एक ही लक्षण को देखें, एक ही कैरेक्टर को देखें, तो उसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एकल संकरण। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके बाद बात करें द्विसंकरण की, कभी द्विसंकरण क्या होता है, तो अब अगर हम एक साथ 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करें, है ना, एक साथ 2 चीज़ों को देखें, मान लीजिए देख लिया कि उसका बेटा था, पिता था और दादा था, उसकी हाइट कैसे रही, एक लक्षण देख लिया। दूसरा लक्षण हमने देख लिया कि भाई उसका रंग कैसा है। ठीक है, तो अगर हम एक साथ 2 या 2 से अधिक जो लक्षण होते हैं उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं द्विसंकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसी प्रकार से अगर हम 3 लक्षण को लेकर वंशागति का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं त्रिसंकरण, यानी कि ट्रिपल, वो आपका ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। और ये आपका एक और होता है, इसको बोलते हैं बहु संकर, आपका इसको बोलते हैं बहुसंकरण, है ना, पोली हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि बहुसंकरण। ठीक है, अब देखिए बहुसंकरण क्या हो जाएगा, अगर ऐसा संकरण जिसमें कई लक्षणों की वंशागति का हम अध्ययन करें, वह लक्षण जिसमें हम कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करते हैं कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं बहुसंकरण, यानी कि पॉली हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक संकर अनुपात कि एक संकर अनुपात क्या होता है। देखिए अब एक संकर अनुपात क्या होता है कि एकल संकरण जब हुआ, मतलब हमने पेड़ पौधों को क्या किया, जब हमने उनकी जो पीढ़ी है, जनरेशन का अध्ययन किया, तो जब हमने केवल एक लक्षण का अध्ययन किया तो वहां पर हमको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ उसे क्या बोलते हैं? एकल संकरण। क्या बोलते हैं? एकल संकरण अनुपात। अब अनुपात क्या चीज होती है, मान लीजिए ये आपकी पहली पीढ़ी है, कैपिटल टी और ये आपकी स्मॉल टी, इनके बीच क्रॉस करवाना है, तो ये आपका टी प्राप्त होगा, यहाँ से आपका प्राप्त होगा टी। ये आपके दोनों क्रॉस करेंगे तो यह बनेगा टी और टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पर रेशियो क्या प्राप्त हुआ, रेशियो का मतलब है कि कितने लंबे प्राप्त हुए, कितने बोने प्राप्त हुए, है ना। तो यहां पर देखिए जो पहली स्थिति है इसमें शुद्ध आपके पूरे क्या होते हैं, 100% आपके लंबे प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो अनुपात आता है ना कि भाई लंबे कितने प्राप्त हुए, बोने कितने प्राप्त हुए, उसको बोलते हैं एकल संकर अनुपात। कब? जब हम एक पीढ़ी का अध्ययन करें एक लक्षण के साथ। ठीक है, उसे बोलते हैं एक संकर अनुपात। इसके बाद आ गया द्विसंकर अनुपात। द्विसंकर अनुपात क्या होता है, जब हम द्विसंकरण कराते हैं, है ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें जो हमको रेशियो प्राप्त होता कि भाई कितने लंबे प्राप्त हुए हैं, कितने बोने प्राप्त हुए हैं, तो उनको बोलते हैं हम द्विसंकर अनुपात। क्या बोलते हैं? द्विसंकर अनुपात। तो ये थी आपकी जो आपका आनुवंशिकी की शब्दावली, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कल से हम देखेंगे मेंडल की वंशागति के नियम, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल की वंशागति के 3 नियम है। ठीक है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो इस पीडीएफ को मेरे को देखिए मैंने आधा सा टाइप कर रखा है, फिर मेरे को आपको बाकी की जो पीडीएफ है उसको यहाँ पर रेडी करनी है। तो गाइज आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने एक और चैनल बनाया है जहाँ पर आपको शिक्षा जगत के बारे में जो भी अपडेट आती हैं वो मैं आपको दूंगा। हमारे इस YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पर आपको सिर्फ रेलवे संबंधित अपडेट मिलेंगे, लेकिन मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है ना, उसमें आपको शिक्षा जगत के बारे में अपडेट मिलेंगे। चाहे मान लीजिए बहुत सारे फॉर्म निकलते रहते हैं, जैसे बीएड का फॉर्म निकला है, उसके डेट क्या है, आपका डीएलएडी के टेस्ट निकलते रहते हैं, पीटीईटी के, है ना, आपके आईटीआईज के, तो बहुत सारे आपको वहाँ पर अपडेट मिलेंगे शिक्षा जगत के बारे में कि छात्रों के लिए कौन कौन सी सरकार ने योजना बना रखी है। तो शिक्षा जगत के बारे में जो भी अपडेट होते हैं ना गाइज, वो आपको हमारे उस चैनल पर मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।